हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज सचदेवा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th। कुछ बुक्स में ये चैप्टर 3 दिया गया है। चैप्टर 2 नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर 2 आपके सिलेबस में नहीं है। नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना ये नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया आपके सिलेबस में है, तो आप चैप्टर का नाम देखिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से संघर्ष के दौरान डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, लोगों को एकता का मीनिंग समझ में आया और ये जो परेशान और पीड़ित की भावना थी, इसने अलग अलग ग्रुप्स को और अलग अलग क्लासेस को आपस में जोड़ा। लेकिन अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप्स के कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेकर अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, उनकी अलग अलग आकांक्षाएं थी और आज़ादी के मायने भी सबके लिए अलग अलग थे। महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने इन सभी ग्रुप्स को आपस में जोड़ा और एक नए और बड़े मूवमेंट के लिए तैयार किया। चैप्टर की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। जुलाई 1914 से नवंबर 1918 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ। जो पावरफुल कंट्रीज थी दो ग्रुप्स में बट गई। फर्स्ट थी अलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, जापान जैसे देश शामिल थे, और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर जैसे कंट्रीज शामिल थे। ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया, तो इसलिए ब्रिटेन ने इंडिया से बिना पूछे ऑटोमेटिकली इंडिया को इस लड़ाई में शामिल कर लिया। तो जो रिसोर्सेज थे वो जाने लगे डिफेंस की ओर। डिफेंस के खर्चे बढ़ गए और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्जे ले लिए गए। अब इस वर्ल्ड वार का इंडिया पर क्या असर पड़ा और उसकी वजह से खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुए, ये देखते हैं। तो जो वॉर है उसका असर इंडिया पर कुछ ऐसे पड़ा कि जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया और कर्जे ले लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन कर्जों को चुकाने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया और सामान की कीमतें तो आसमान को छू रही थी। एक और परेशानी का कारण ये था कि गांवों से लोगों को जबरदस्ती सिपाही के रूप में भर्ती किया जाता और ले जाकर युद्ध में झोंक दिया जाता। ये भी एक परेशानी का कारण बना हुआ था। ऐसे समय में एक नए नेता आए जिन्होंने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया सत्याग्रह का विरोध करने के रूप में, और इनका नाम था ऑफ कोर्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में आए वापस इंडिया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट किया और वहाँ सफल भी हुए। वहाँ की रंगभेदी सरकार को अपनी परेशानियां समझा भी पाए, लोगों को भेदभाव से जागरूक भी करवा पाए, और वहाँ से उत्साहित होकर गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत यहाँ पे की। सत्याग्रह से गांधी जी का मीनिंग है कि सत्याग्रह प्योर सोल फोर्स है, ये हमारी आत्मा की शक्ति है, और सच्चाई की पावर पर जोर दिया गांधी जी ने, और सर्च करना सच की पावर को। गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रही है उसको अपना संघर्ष जीतने के लिए किसी वॉयलेंस की जरूरत नहीं है। नॉन वॉयलेंस से ही सत्याग्रही अपने संघर्ष को जीत सकता है। इसके लिए जरूरत है ऑपरेसर की कंसाइंस को अपील करने की। जो अत्याचार करने वाला है उसको ये एहसास दिलवा दो कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और जब उसकी समझ में आ जाएगा कि वो गलत कर रहा है तो वो अत्याचार करना छोड़ेगा और सत्याग्रही जो है वो सफल होगा। तो गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंस का जो धर्म है ये सारे इंडियंस को एक कर पाएगा और इंडिया को जरूरत है इसीलिए सत्याग्रह की।
गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया देश के अलग अलग हिस्सों में। जैसा कि मैंने बताया, गांधी जी 1915 में वापस आए साउथ अफ्रीका से। तो 3 साल तक गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, दौरा किया, भारत के लोगों को जानने के लिए, उनकी परेशानियों को जानने के लिए और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए। 1916 में गांधी जी चंपारण पहुंचे बिहार में, जहां पर उन्होंने जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट जो पीजेंट्स थे उनको तैयार किया। यहाँ पर क्या था कि जो किसान थे उनको जबरदस्ती ओपियम की खेती कराने के लिए मजबूर किया जाता था, नील की खेती कराने के लिए। इस खेती को करने से जमीन एक तो बंजर हो जाती थी, दूसरा लोग उस पर फूड ग्रेन्स भी नहीं उगा पाते थे, तो लोग परेशान थे। गांधी जी ने इंस्पायर किया लोगों को सत्याग्रह मूवमेंट के लिए। 1917 में गांधी जी पहुंचे गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर किसानों की परेशानी ये थी कि उनको टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए था, क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई थी और प्लेग की महामारी भी फैल रही थी। तो गांधी जी ने इंस्पायर किया पीजेंट्स को कि वो सत्याग्रह करें। सत्याग्रह मूवमेंट से वो अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे और उनको परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया, कॉटन मिल वर्कर्स को इंस्पायर करके। यहाँ पर जो मिल ओनर्स थे इनकी सैलरी ही नहीं बढ़ा रहे थे वर्कर्स की, सामान की कीमतें आसमान को छू रही थी और मिल वर्कर्स परेशान थे क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। तो गांधी जी ने उनको इंस्पायर किया सत्याग्रह मूवमेंट के लिए। 1919 में एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे पूरे देश में। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनको लगने लगा था कि कुछ उनको जो है आसानी होगी, कुछ सुधरेंगी परिस्थितियां, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना। लोगों की परेशानियां तो बढ़ती चली गई। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट ले आई जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए। इस एक्ट के अनुसार जो कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको 2 साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता था, कोई वकील, कोई दलील नहीं। ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इसीलिए कर रही थी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाना था, क्योंकि विरोध हो रहा था पूरे में, उसको दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया। और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, इसके बावजूद भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया। इसका असर क्या हुआ? जब ये एक्ट लागू हो गया तो गांधी जी चाहते थे एक नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू करना इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। जितने भी अनजस्ट लॉज थे उनके खिलाफ गांधी जी का मकसद था कि उसका विरोध किया जाए, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जाए। उसके लिए रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर्स जो थे रेलवे वर्कशॉप्स के स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। अब ब्रिटिश लोगों ने रिस्पॉन्स कैसे किया उसको? ब्रिटिश लोगों से तो ये सहन नहीं हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिस्पॉन्स करते हुए नेशनलिस्ट को क्लैंप डाउन करना शुरू कर दिया, उनका दमन करना शुरू कर दिया। लोकल लीडर्स को अमृतसर से पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया दिल्ली में एंटर करना। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था, उसी पर ही गोलियां चला दी। पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमांड ले ली जनरल डायर ने। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप चैप्टर का बाकी हिस्सा देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।